मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फोटो केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम जेवलिन्स की डायग्राम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति किसको कहते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है प्रतिदीप्ति या जिसको फ्लोरिसेंस कहते हैं। हमको पता है क्योंकि हम जेवलिन्स की डायग्राम में पढ़ चुके हैं क्या होता है जब आप किसी अणु को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित करके कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, S1 में जाता है या S2 में जाता है। तो S2 से वो पहले, अगर S2 में गया है तो S2 से पहले किस में आता है, S1 में आता है। S1 से अगर वो क्या करता है, ऊर्जा का विकिरणों के रूप में उत्सर्जन करके वापस कहाँ पे आ जाता है, मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो फ्लोरिसेंस की परिभाषा क्या होगी, वह घटना जिसमें पदार्थ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है ना। एवं कितने सेकंड में, 10 की पावर -8 सेकंड में ऊर्जा का पुनः उत्सर्जन करके, किस रूप में, लाइट के रूप में, ऊर्जा का पुनः उत्सर्जन। और ये जो उत्सर्जन करता है वो किस रूप में करता है बेटा, लाइट के रूप में वो क्या करता है बेटे, उत्सर्जन करता है। ठीक है, ऊर्जा का पुनः उत्सर्जन करके कहाँ आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, मूल अवस्था में। तो इस घटना को हम क्या करते हैं, प्रतिदीप्ति कहते हैं या फ्लोरिसेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना है कि जो उत्सर्जित तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आपतित तरंग से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा हमें पता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, जो ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। ठीक है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो वो अगर अवशोषित करके आएगा नीचे वाले, जैसे S2 में गया तो S1 में आएगा, तो कुछ ऊर्जा का क्या करता है, ह्रास करता है, जिससे उसकी लैम्डा बढ़ जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो उत्सर्जित तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगी, आपतित से ज्यादा होगी। यह परिघटना तब तक चलती रहती है जब तक पदार्थ पर प्रकाश आपतित होता रहता है। अगर हमने उस पदार्थ पर जो है प्रकाश का आपतन जो है वो बंद कर दिया, तो फ्लोरिसेंस भी क्या होता है, बंद हो जाता है। तो फ्लोरिसेंस आपका कब तक रहेगा, चालू कब तक रहेगा, जब तक आप उस पर लाइट या प्रकाश आपतित करते रहेंगे, तभी तक ये क्या रहता है, आपका स्टार्ट रहता है। जैसे ही आपने प्रकाश को बंद कर दिया तो वो क्या होता है, आपका फ्लोरिसेंस जो है वो भी बंद हो जाता है। अब इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, जैसे इसकी व्याख्या करेंगे भाई ये होता कैसे है। तो जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित होता है तो वह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में चले जाएंगे। और हमको पता है कि उत्तेजित अवस्था क्या होती है, अस्थायी होती है। और इसकी प्रवृत्ति क्या होगी कि वापिस मैं कहाँ आ जाऊं, ग्राउंड स्टेट में या मूल अवस्था में आ जाऊं। अतः उत्तेजित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुनः ऊर्जा का किसके रूप में, प्रकाश के रूप में, ये ध्यान रखना है, प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करके कहाँ आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ पे क्या लिया, एक्स है, कोई भी पदार्थ है, मूल अवस्था के अंदर है, प्रकाश का अवशोषण किया और एक्स स्टार में चला गया। ये स्टार क्या है, आपकी उत्तेजित अवस्था है। ठीक है, मान लिया एक्स स्टार जो है वो क्या हुआ, यानी कि ये उच्च उत्तेजित अवस्था है। तो एस स्टार जो है कुछ क्या किया बेटा, उष्मा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करके दूसरी उत्तेजित अवस्था में आ गया। ठीक है, जैसे S2 में गया, S2 से S1 में आ गया, है ना, उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आ गया, किसका, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करके। अब जो आपका है एक्स डैश स्टार जो है, ये वाला जो यहाँ ये बना था, ये किस में आ गया, मूल अवस्था में आ गया और कुछ ऊर्जा का उसने क्या किया उत्सर्जन कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हमारे वाला ये क्या है, X1 स्टार जो है वो X स्टार और किसके बीच में, X के बीच में क्या है, मूल अवस्था के बीच में क्या है बेटा, ये कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट है। और न्यू यहाँ पे क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसको समझाने के लिए। जैसे ये मूल अवस्था है, S0 कौन सी है बेटा, ग्राउंड स्टेट, या इसको अपने क्या कह सकते हैं, मूल अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ग्राउंड स्टेट है या मूल अवस्था है। इसने प्रकाश को अवशोषित किया और उच्च उत्तेजित अवस्था S2 के अंदर आ गई। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये भी S1 भी क्या है, उत्तेजित अवस्था है। तो पहले किस में आई, S2 में आई, इसने कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन किया, उत्सर्जन करके किस में आ गई, S1 में आई। इसको क्या बोलते हैं हमने, IC, है ना, इंटरनल क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है बेटे, और यहां से फिर S1 से कहा आया, ये मूल अवस्था के अंदर आ गया। जो लाइट का उत्सर्जन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति या फ्लोरिसेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो है S2 से सीधा S0 में नहीं आता, ये ध्यान रखना है बेटे।
पहले S2 से किस में आएगा, S1 में आएगा, फिर S1 से किस में आएगा, S0 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं आता। ठीक है, ये नहीं होगा, सीधा नहीं होता। ये S2 से पहले S1 में आता है, S1 से अगर ये आपका S0 में आता है तो ये तो जो है उष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, ये S2 से S1 में, और यहाँ पर जो उष्मा है ये लाइट के रूप में बाहर निकलती है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है विकिरणीय प्रक्रम है। ठीक है बेटे, अब इसको उदाहरण ले सकते हैं फ्लोरेसेंस के। जैसे ईथर में आपने क्लोरोफिल का विलयन ले लिया तो वो कैसा है, लाल रक्त जो है प्रतिदीप्ति दर्शाता है। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, एथिलीन है, नेफ्थलीन है, विटामिन ए है, ये भी क्या है, फ्लोरेसेंट जो है वो पदार्थ हैं। वर्णक जैसे इयोसिन हो गया, फ्लोरोसिन हो गया, आदि भी क्या है, ये फ्लोरेसेंट पदार्थ हैं। अब इसका उपयोग अपने कहाँ इसका किसका फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति का यूज कहाँ हो सकता है। एक तो इसका उपयोग कांच हो गया, रंग रोगन में होता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, हम इसका खाद्य पदार्थों का देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ सही है, कौन सा पदार्थ है आपका सही नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा, अगर इसका क्या यूज है, कुछ जो घातक बीमारियां हैं उनको जानने में भी क्या है, जानने में इसका उपयोग होता है। इसमें क्या करेंगे, रोगी के शरीर के अंदर वो ही कौन सा प्रतिदीप्तिशील वाला जो है द्रव प्रवेश करवा के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बीमारी है। ठीक है, इसका जो उपयोग है यातायात संकेतों सिग्नल्स में भी किया जाता है, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि वे धातु जिनका आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। कौन से जाते हैं, फर्स्ट ए वाले जो मेटल होते हैं, एल्कली मेटल या जो क्षारीय धातु जिसको अपने कहते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, अतः इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। तो उनके जो कोई भी लवण हो, लवण के विलीनों का क्या करेंगे, इसमें लेप करके जो साइन बोर्ड है, सड़क है, यातायात के सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम रात में ट्रेवल करते हैं तो हमें सिग्नल दिखाई देते हैं, सड़क के ऊपर भी हमें क्या दिखाई देता है, सिग्नल, जो आपकी जो व्हाइट पट्टियां जो बनी होती है सड़क के ऊपर वो हमको दिखाई देती है। तो इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, सिग्नल। वो सारे किसके ऊपर आधारित है, फ्लोरेसेंस या प्रतिदीप्ति पर आधारित है। दूसरा का गुणात्मक विश्लेषण में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, फ्लोरेसेंस के बारे में। अब एक और टॉपिक है जिसको अपने फास्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक है, स्फुरदीप्ति क्या था बेटा, फ्लोरेसेंस तो क्या था, फ्लोरेसेंस ये था कि S1 से किस में आ जाए बेटे, S0 में आ जाए। लेकिन जो फास्फोरेसेंस है वो क्या है बेटा, वो T1 से S0 में आते हैं। कहां से आते हैं, T1 से S0 में आते हैं। तो जो भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति या फास्फोरेसेंस कहते हैं। तो फास्फोरेसेंस किसको कहते हैं बेटे, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन पर प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश स्रोत हटा लेने के बाद भी लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोरेसेंस जो होता है ना, वो प्रकाश स्रोत अगर आपने हटा लिया तो वो बंद हो जाता है। लेकिन फास्फोरेसेंस क्या होता है, अगर आपने प्रकाश स्रोत हटा लिया तो हटाने के बाद भी ये क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो इन्हें अपने क्या कहते हैं, स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं, और यह परिघटना क्या कहलाती है, स्फुरदीप्ति कहलाती है। तो ये होती किस क्षेत्र के अंदर है बेटे, यह यूवी और विजुअल क्षेत्र के अंदर होती है। किस क्षेत्र में होती है, यूवी और विजुअल क्षेत्र में। जब किसी पदार्थ पर लाइट गिरती है तो यह ऊर्जा का अवशोषण करके S0 से कहाँ, S2 में या S1 में चले जाते हैं, है ना। वो निर्भर करेगा कि आपने कितनी ऊर्जा उसको दी है, उसमें चले जाएंगे। और ये S0 से S1 में, कहाँ से, S1 से S0 में किसके द्वारा आएंगे, मैंने पहले बता चुके हैं किसके द्वारा आते हैं, फ्लोरेसेंस के द्वारा आते हैं, प्रतिदीप्ति द्वारा आते हैं। अब S1 से T1 में कैसे आएंगे, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा आते हैं। यह संक्रमण क्या है, यह विकिरणीय अवस्था है, उसमें जो उष्मा है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। ये ध्यान रखना है, विकिरणों के रूप में नहीं निकलती। ठीक है, अब वही सेम, यदि वो T1 से किस में आता है, S0 में आता है, तो यह लाइट का उत्सर्जन करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति कहते हैं। स्फुरदीप्ति का जीवन काल जो है वो प्रतिदीप्ति से अधिक होता है। ये लगभग 10 की पावर 10⁻³ से 1 सेकंड के बीच में होता है इनका टाइम पीरियड। ठीक है, 10 की पावर -3 से 1 सेकंड के बीच में होता है बेटा। और ये इसका सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये S0 है, S0 कौन सी है बेटा, मूल अवस्था है। ये कौन सी है, मूल अवस्था है। यहां से इसने क्या किया, उष्मा का अवशोषण किया। कहां गया, पहले S1। ये ध्यान रखना है, वो सीधा T1 में नहीं जाता,
जब भी आप ऊर्जा का अवशोषण होता है तो पहले S1 में जाएगा, S1 से कहाँ आता है, T1 में आता है, ठीक है, किसके द्वारा, ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा। और T1 से कहाँ आ रहा है बेटे, ये S0 में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्फोरेसेंस या सफूरदीप्ति कहेंगे। और इसी तरह से किसमें, S1 से S0 में आया तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस या प्रतिदीप्ति बोला जाता है। तो ये तो क्या होगा, इसका एक छोटा सा डायग्राम हो गया आपका, ठीक है बेटे। अब मैं कुछ इसके उदाहरण जो है इसे मैं बुक से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपके, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है बेटे, किसके, सफूरदीप्ति के उसके एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताता हूँ। उदाहरण हो गया जैसे कैल्शियम, बेरियम तथा स्ट्रोंशियम के सल्फेट जो है वो सफूरदीप्ति की परिघटना को क्या करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। मिनरल्स जैसे आपका रूमी, एमरोल्ड भी सफूरदीप्ति के उदाहरण हैं। कई रंजक जैसे जो जलीय विलयन में प्रतिदीप्ति दर्शाते हैं, ठीक है बेटे, ये याद ही रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्षारीय धातुओं के सल्फाइड जिसमें शुद्धियों की अल्प मात्रा और सफूरदीप्ति पदार्थों के उदाहरण है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ ये हो सकता है, क्षारीय मृदा धातुओं, यानी कि जो क्षारीय मृदा धातु है, एल्कली मेटल है हमारे, है ना, उनका 2.5% क्षारीय क्लोराइड जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, तथा अल्प मात्रा में भारी जो आपके धातु, भारी धातु किसको कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 92 से ज्यादा होता है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उनके सल्फाइड मिलाकर मिश्रण से सदीप्त पेंट्स प्राप्त किए जाते हैं। जो पेंट जो होते हैं कई बार रात में चमकते हैं, वो इसी से बने होते हैं। और उसके अलावा जिसे घड़ियों के डायल तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच में हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपका हो गया फास्फोमेट्री की सहायता से चिकित्सा विज्ञान के उपकरण, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड जैसे निकोटीन आदि का भी हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो ये तो हमारा किसके बारे में हो गया, फ्लोरिसेंस और फास्फोरेसेंस के बारे में कंप्लीट हो गया।